नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। सुबह के 9 बज चुके हैं, ऐसे में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 3 बड़ी खबरों के साथ और आपको बताएंगे कि आज की 3 बड़ी खबरें कौन कौन सी है आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले पहली खबर, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का गुजरात दौरा है, आज दूसरा दिन है। पूरी जानकारी इस बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे। वहीं दूसरी खबर है, यूपी बीजेपी को नया कप्तान यानी कि नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। कौन कौन इस लिस्ट में शामिल है और सबसे टॉप पर कौन है, इसकी पूरी जानकारी इस बुलेटिन में आगे आपको बताएंगे। तीसरी और आखिरी खबर जो है वो सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई है। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले कल उन्हें मंत्री पद से हटाए जाने की याचिका जो है उसे खारिज कर एक बड़ी राहत दी गई थी। इस पूरे मामले पर कल सुनवाई हुई थी और आज जो है जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। तो 9 बजे की ये 3 बड़ी खबरें इस बुलेटिन में विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर इन खबरों में क्या क्या जानकारी, क्या नया अपडेट मिला है। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर ले और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है दिल्ली से, जहां जेजे कॉलोनी में अंधाधुंध फायरिंग की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है कि जेजे कॉलोनी दिल्ली का, जहां पर ये फायरिंग की गई है और इस फायरिंग के बाद वहां पर दहशत का माहौल हो गया है। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। नकाबपोश बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के बाद ये यहां से फरार हो गए। उधर सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली के जेजे कॉलोनी की ये घटना बताई जा रही है, जहां इलाके में अंधाधुंध फायरिंग की गई। नकाबपोश बदमाशों की तरफ से ये फायरिंग की गई। नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग के बाद वो वहां से फरार हो जाते हैं और इस फायरिंग के बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। अचानक से ये फायरिंग हुई जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, एक शख्स गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने फायरिंग की और फायरिंग के पीछे की वजह क्या है। जिन लोगों की मौत हुई है उन लोगों के साथ क्या कनेक्शन रहा है, पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच करने में लगी हुई है। और कहा जा रहा है कि देर रात ये अंधाधुंध फायरिंग हुई है। डायल 112 मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी हुई है। तो इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। नकाबपोश बदमाश बताया जा रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। तो दिल्ली के जेजे कॉलोनी में इलाके में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। एक बार फिर से इस तरह की फायरिंग से दिल्ली इस वक्त दहशत में है, क्योंकि आपको याद दिला दें इससे पहले भी फायरिंग की घटना दिल्ली से सामने आ चुकी थी और अब एक बार फिर से जेजे कॉलोनी में नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा आज दूसरा दिन है। ऐसे में आज भावनगर में रहेंगे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। दूसरे दिन टाउनशिप में जो मीटिंग है इसको संबोधित करेंगे। तो कल पहला दिन था जहां पर कई वादे जो हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से की गई और इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले आज दोपहर 3 बजे मीटिंग बुलाई गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिसमें मनीष सिसोदिया भी होंगे। तो एक तरफ दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी के मामले में जांच चल रही है, मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में घिरे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात दौरे पर ये दोनों ही आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री गुजरात दौरे पर हैं। आज दूसरा दिन है। भावनगर में आज टाउन हॉल में उनकी मीटिंग होनी है और इसके साथ ही साथ मिशन गुजरात फतेह करने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने कर ली है। सहयोगी मेहुल झाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। मेहुल, जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि इससे पहले जब आप जुड़े थे तब भी हमने इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल जो है आपसे पूछे थे कि किस तरह से तैयारियां आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन 2 दशक से ज़्यादा बीजेपी और कांग्रेस जो कि गुजरात में रही है, आम आदमी पार्टी कितनी कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रही है गुजरात में? आम आदमी पार्टी ने चुनावी प्रचार में जो तेजी लाई है और इसके चलते विरोधी पार्टियों के हौसले थोड़े ये कहे जा सकते हैं कि पस्त जरूर हुए होंगे।
चूंकि जिस तरह से तैयारियां हैं और एक के बाद एक गारंटी जो दी जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से गुजरात की जनता को, ऐसे में केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि केवल एक मौका दीजिए, हमारे हमारे हम पर भरोसा जताइए। हम जो दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाते हैं, जिस तरह से काम करते हैं, उस तरह से आप एक बार वोट दीजिए। आप चाहे नकार सकते हैं अगली बार अगर हमारी कामगिरी सही नहीं हुई तो। कुल मिलाकर जैसे अहमदाबाद में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि सिसोदिया पर जो दिल्ली में कार्रवाई चल रही है पिछले शुक्रवार से, उसके चलते ये दिल्ली की डबल इंजन सरकार अब गुजरात के दौरे पर इकट्ठा आ गई है। पहले एक के बाद एक आ रहे थे, पहले केजरीवाल आए, फिर सिसोदिया जी आए, फिर 2 बार केजरीवाल, 3 बार केजरीवाल आ गए और अब की बार डबल इंजन सरकार गुजरात में आ गई है। वो यही जताना चाहते हैं और सीधा सीधा भरोसा करना चाहते हैं, लोगों से कहते हैं कि हम जो गारंटी दे रहे हैं उस गारंटी पर हम खरा उतरेंगे। चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस कंडक्टर या ड्राइवर हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, चाहे पूर्व सैनिक हो या वर्तमान सैनिक हो। जिस तरह से शिक्षा और चिकित्सा को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में जो काम कर रही है, उसी तरह की तर्ज पर हम गुजरात में भी काम करेंगे। आज कल हिम्मतनगर में बड़ी भारी मात्रा में भीड़ जुटी थी केजरीवाल को देखने और सुनने के लिए, और अहमदाबाद में बड़ा हुजूम लगा था पत्रकारों का, जो कि दिल्ली और मुंबई से भी पत्रकार यहाँ जुटे थे। सबका मतलब जानना यही था कि किस तरह से डिफेंड करते हैं उनके ऊपर लगे आरोपों को केजरीवाल जी और सिसोदिया जी। सिसोदिया जी ने कल सीधा सीधा कहा कि मेरे ऊपर 2 मैसेज आए और कहेंगे कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपके सारे जो दाग हैं वो धुल जाएंगे अगर आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो। इस तरह की बात कहकर उन्होंने फिर राजनीति गरमाई है दिल्ली में और भाजपा पर सीधा सीधा हमला बोला है कि भाजपा हमारे जो सरकार की छवि है उसको धूमिल करने की सीबीआई रेड के जरिए कोशिश कर रही है, पर हम डटे रहेंगे, झुकने वाले नहीं है, चाहे कोई भी कार्रवाई हो। दबाव तो अब और ज्यादा है और चुनौतियां भी अब काफी हो चुकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले देखना है कि चुनौतियों से कैसे पार पाती है आम आदमी पार्टी। फिलहाल बहुत शुक्रिया मेहुल इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर भी दिल्ली से ही मिल रही है, जहां आपको बता दें कि शराब नीति को लेकर गृह मंत्रालय सख्त हो गया है। इससे पहले जिस तरह से शराब नीति को लेकर जांच की जा रही है, अब दूसरी तरफ इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय ने सख्ती दिखाई है। गृह मंत्रालय ने IAS गोपी कृष्णा को सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर गोपी कृष्णा सस्पेंड हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले गोपी कृष्णा का नाम भी कहीं ना कहीं उन सभी लोगों की लिस्ट में था जो कि मनीष सिसोदिया के साथ शामिल थे। और अब देखिए शराब नीति मामले को लेकर जब जांच आगे बढ़ी, इस जांच को और तेज किया गया तो IAS गोपी कृष्णा भी नप गए, उनको सस्पेंड कर दिया गया। तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर हैं गोपी कृष्णा, जिन्हें सस्पेंड किया गया है। वहीं दूसरी तरफ से गृह मंत्रालय ने यह भी कह दिया है कि इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमित त्यागी इस वक्त सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। नमित, जो 15 लोगों की लिस्ट जारी की गई थी, मनीष सिसोदिया समेत जो 14 लोग थे इसमें लिस्ट में, उनमें कहीं ना कहीं नाम गोपी कृष्णा का भी था। और अब जब गृह मंत्रालय ने कहा है कि इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो एक्साइज कमिश्नर सस्पेंड कर दिए गए, तत्कालीन डिप्टी एक्साइज कमिश्नर। देखिए बिल्कुल लगातार इस मामले में अब जो गृह मंत्रालय है उसने भी हस्तक्षेप किया और गृह मंत्रालय ने जो उस समय के आबकारी एक्साइज कमिश्नर थे गोपी कृष्णा, उनको सस्पेंड किया है। साथ ही साथ जो डिप्टी एक्साइज कमिश्नर थे आनंद तिवारी, उनको भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा बात करें तो FIR में जिन लोगों के 15 लोगों के नाम हैं, उनसे भी लगातार CBI जो है आने वाले दिनों में पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि अब गृह मंत्रालय जो है इस पूरे मामले में एक्टिव हो गया है। लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो लगातार यही आरोप लगा रही थी कि 15 आरोपियों पर अभी तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और इसी बाबत जो कल देर रात गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया, उसमें गोपी कृष्णन और आनंद तिवारी को सस्पेंड किया गया और आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में भी गृह मंत्रालय बाकी जो 15 आरोपी हैं, जिसमें कई जो शराब के ठेकों के मालिक हैं, उनका भी नाम उसमें सम्मिलित है, तो ऐसे में उन लोगों के ऊपर भी तलवार लटक सकती है कि क्या गृह मंत्रालय उन लोगों के ऊपर भी कोई एक्शन ले सकता है। ऐसे में नमित क्या समझे, क्योंकि देखिए अभी तक तो मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो वो ये ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं कि काफी देर तक मेरे घर पर छापा पड़ा लेकिन अभी तक कोई सबूत मेरे खिलाफ नहीं मिला। तो जो ये जांच की गई है और जिन अधिकारियों को, जिन कमिश्नर को सस्पेंड किया गया है, तो ये समझा जा सकता है कि ये शुरुआती कार्रवाई हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं पूछताछ के जरिए कोई खुलासा हो सकता है, जिसके आधार पर आगे बड़ा एक्शन CBI या फिर सरकार की तरफ से लिया जाए।
देखिए बिल्कुल, उस समय जब दिल्ली के नए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, उस दौरान ही बात अगर हैं हम तो जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने ही जो गोपी कृष्णा हैं उनको वहां से अपने पद से हटा दिया था। लेकिन राज जो बड़ी कार्रवाई गृह मंत्रालय ने की है कि उनको पद से पूरी तरीके से निलंबित कर दिया है। तो ऐसे में सीबीआई भी ये चाह रही होगी कि जितने 15 आरोपी हैं उनसे अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जाए। हालांकि 5 से 6 जो आरोपी हैं उनसे पहले ही सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी भी मनीष सिसोदिया को अलग से नहीं बुलाया गया है, क्योंकि पहले जो सीबीआई है वो बाकी जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। उसके बाद क्योंकि मनीष सिसोदिया नंबर 1 आरोपी है, ऐसे में जो सीबीआई है बाकी और लोगों का बयान दर्ज करेगी। उसके बाद जो नंबर 1 आरोपी है मनीष सिसोदिया उनको बुलाया जाएगा और फिर दोनों का जो बयान है उनको मिलाया जाएगा क्या दोनों आरोपियों सिमिलर बयान दिए हैं। ठीक है ना, मैं बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा कि आगे इस पूरे मामले में कैसे कार्रवाई बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये भी अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश से अगली बड़ी खबर मिल रही है कि ये आशंका जाहिर की गई है कि उत्तर प्रदेश को नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। आज यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है, ये कयास लगाया जा रहा है। दरअसल संगठन महामंत्री धर्मपाल नाम का ऐलान कर सकते हैं कि नया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। पार्टी की बैठक को संबोधित करेंगे धर्मपाल और इसी में आशंका जाहिर की जा रही है कि नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जा सके। इससे पहले आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से ही कई नामों पर मंथन किया गया, कई नामों की चर्चा की गई कि आखिर 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसे जिम्मेदारी दी जाए जो संगठन को भी मजबूत कर सके, पार्टी में भी बड़े कद का नेता हो। ये सभी बातों को लेकर ही नामों पर मंथन किया जा रहा है। और दिल्ली खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी, अमित शाह से भी मुलाकात की थी और जो नाम इस वक्त जो लिस्ट में रखे गए हैं वो प्रस्ताव भी बड़े नेताओं के सामने रखे गए हैं। शेखर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शेखर, क्या लगता है लिस्ट में किस किस का नाम शामिल है जिनमें से एक बीजेपी नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये बहुत पुरानी रीति नीति रही है कि जब तक नाम के डिक्लेरेशन का समय ना आ जाए, नाम डिक्लेयर ना हो जाए, तब तक आप कयास चाहे जितने लगा लें। लेकिन ख़ास तौर से ये जो मोदी शाह युग है, इसमें उन सारे नाम की अटकलें कहीं पीछे छूट जाती हैं जब ऐलान होता है। तो इसी तरीके से अभी हाल में केशव प्रसाद मौर्य ने 2-3 दिन पहले जो बयान दिया या बीते दिन जो ट्वीट किया, उसकी लगातार चर्चा है। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से हमेशा बड़ा होता है। इससे पहले एक अटल जी की जब पुण्यतिथि थी, उस कार्यक्रम में भी उन्होंने सुनील बंसल जो बीजेपी के पहले संगठन महामंत्री थे, उनकी बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा मैं अध्यक्ष रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि जो संगठन मंत्री होता है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसकी मेहनत रहती है और फिर सरकारें बनती हैं। तो इस तरीके की तमाम बातें केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से लगातार आती रही हैं। स्वतंत्र देव सिंह अपना इस्तीफा दे चुके हैं। अब जो जातीय समीकरण है, अगर उस पर आएँ तो ये बहुत संभव है कि ये प्रदेश अध्यक्ष या तो पिछड़ी जाति से होगा या फिर ब्राह्मण कैंडिडेट को भी सामने रखा जा सकता है। तो इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सारे अटकलों के बाजार गर्म हैं। लेकिन इंतज़ार उस समय तक करना होगा जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये नाम का ऐलान किया जाए। हालांकि जो संगठन महामंत्री नए हैं वो राजधानी लखनऊ आ चुके हैं। उन्होंने बीते दिन बैठक भी की थी और तमाम ऐसे लोगों से मुलाकात की थी जो पार्टी संगठन में लगातार सक्रिय रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, जिला अध्यक्ष हैं, अलग अलग 75 के 75 जो जिला अध्यक्ष थे वो भी पहुंचे थे। तो इस तरीके की तमाम जो कवायद है वो लगातार जारी है। अब संगठन महामंत्री की इस बैठक के बाद आज भी बीजेपी की बड़ी बैठक है और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि 4 महीने से जो पद खाली पड़ा है प्रदेश अध्यक्ष का, उस पर नाम का ऐलान हो जाएगा। ऐसे में शेखर, क्योंकि जिस तरह से कई नामों का कयास यहाँ पर चल ही रहा है, केशव प्रसाद मौर्य का भी आपने जिक्र किया, ट्वीट के बाद तो सियासी हलचल और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। क्या लगता है कि अगर जब बीजेपी नया प्रदेश अध्यक्ष होगा तो कोई ऐसा नेता चुना जाए जो बड़ा नेता हो, बड़ा चेहरा हो उत्तर प्रदेश में, और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर जो जिम्मेदारी दी जाए उस पर वो खरा उतर सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही खास बात है कि लोग सोचते हैं कि कोई बहुत बड़ा नाम होगा, कोई बहुत बड़ा चेहरा होगा, बहुत बड़ा सियासी लीडर होगा,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस तरीके से काम कर रही है उसमें कोई भी चेहरा या कोई भी व्यक्ति जिसको वो सामने लेकर के आएगी, पार्टी की जो रणनीति है, जो ग्राउंड पर काम करने का तरीका है, वो उसका कद बढ़ाएगा। वो अपने काम से आगे बढ़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं, वो सांसद थे लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, मौका दिया गया और अब दूसरी बार उनके राज्य में सरकार चल रही है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कभी संगठन का काम देखते थे, फिर उन्हें अचानक एक दिन गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा गया, फिर संगठन की तरफ से कहा गया कि नहीं अब आपको देश का प्रधानमंत्री। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बाकी की पॉलिटिशियन पार्टियों से या पॉलिटिशियन से अलग करती हैं। और यही वजह है कि जिस व्यक्ति को भी ये जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पता है कि चुनौती कितनी बड़ी है और वो उस दिशा में काम करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेखर इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे जहां दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले आपको बता दें कि कल पद हटाने की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया था। अभी भी वो पद पर बने हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आज सुनवाई होगी। तो कल एक तरफ राहत मिली है सत्येंद्र जैन को, वहीं दूसरी तरफ आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। पत्नी की भी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा जमानत याचिका पर सुनवाई। फिलहाल इस वक्त जेल में बंद है दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इससे पहले जमानत याचिका में 2 ऑफिसर्स जो सत्येंद्र जैन के साथ गिरफ्तार हुए थे उनको कोर्ट की तरफ से राहत दे दी गई है, उन्हें जमानत मिल गई है। अब देखना यह है कि क्या सत्येंद्र जैन को भी राहत मिलती है या फिर नहीं, या उनकी पत्नी को भी जमानत याचिका जो डाली गई है उसमें बेल मिलती है नहीं, आज जो देखना होगा। फिलहाल आज कोर्ट जो है इस पूरे मसले पर सुनवाई करने वाला है। तो सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट आज जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। एक बार फिर से मेरे सहयोगी नमित जुड़ चुके हैं इसी मामले पर। नमित, कल बड़ी राहत मिली थी, जो पद हटाने वाली याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया, और क्या लगता है कि आज जो जमानत याचिका इस पर सुनवाई होगी तो सत्येंद्र जैन के वकील की तरफ से क्या दलीलें रखी जा सकती हैं? देखिए, बिल्कुल 11 बजे के आसपास राउस एवेन्यू कोर्ट के जो स्पेशल बेंच की जज हैं गीतांजलि, उनकी तरफ से ये जमानत याचिका पर सुनवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले जब सुनवाई हुई थी तो जो दोनों की यानी कि पूनम जैन और सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज 11 बजे उस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में जो सत्येंद्र जैन के वकील हैं उन्होंने अपनी दलील पहले ही रख चुके हैं और जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी अपनी दलील रख ली है। ऐसे में जो फैसला था वो सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज जैसे ही कोर्ट खोलेगी केवल दलीलें पेश नहीं की जाएंगी, केवल फैसला सुनाया जाएगा कि गीतांजलि गोयल ने, जो कि स्पेशल बेंच की जज है, उन्होंने क्या फैसला जो है सुरक्षित रखा है। हालांकि कल दिल्ली हाई कोर्ट से सत्येंद्र जैन को एक बड़ी राहत मिली थी, क्योंकि एक याचिका लगाई गई थी जिसमें उन्हें मंत्री पद से हटाने की बात कही गई थी। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये अधिकार हमारे पास नहीं है, ये दिल्ली सरकार के अधिकार में आता है कि क्या वो अपने मंत्री को पद से हटाएंगे या नहीं। हालांकि आज 11 बजे का इंतजार रहेगा कि जब जो गीतांजलि हैं, जो कि स्पेशल बेंच की जज हैं, वो जब बैठेंगी तो आखिर क्या जमानत याचिका पर उन्होंने कौन सा फैसला सुरक्षित रखा है, क्या जमानत मिलेगी या फिर नहीं, ये 11 बजे के बाद पता लगेगा। ऐसे में कितना आसान हो सकता है, ये सवाल मेरा इसलिए भी नमित, क्योंकि देखिए इससे पहले जब सत्येंद्र जैन कह रहे थे कि वो मेडिकल फिट नहीं है, लेकिन कल कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वो बिल्कुल फिट है पूरी तरह से। और 2 ऑफिसर्स पहले ही इस पूरे मामले में जिन्हें जमानत मिल चुकी है। तो क्या लगता है कि आज ये आसान हो सकता है कि जमानत मिल जाए? देखिए, आसार तो यही है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी बार सुनवाई हुई है इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, जो सत्येंद्र जैन के वकील हैं और पूनम जैन के वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई ठोस पुख्ता सबूत जो है वो फिलहाल ईडी को नहीं मिले हैं। तो ऐसे में उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज लंबे इंतजार के बाद जो है सत्येंद्र जैन को जमानत मिल सकती है, क्योंकि इससे पहले भी जब लास्ट सुनवाई रोज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी तो हमारी सत्येंद्र जैन के वकीलों से बातचीत हुई थी। उनका ये कहना था, जिस दिन ये फैसला सुरक्षित रखा गया था, कि आज हमें जमानत मिल जानी थी, लेकिन फैसले को सुरक्षित रखा गया है। उम्मीद है कि अगली बार जब भी सुनवाई होगी तो जो हमारे जो सत्येंद्र जैन है या फिर पूनम जैन है, उनको आज जमानत मिल सकती है। ऐसे में अगर जमानत मिल जाती है नमित, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत हो सकती है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि शराब नीति जो है उस मामले में शिक्षा मंत्री फंसे हुए हैं, जांच चल रही है। अगर जमानत मिल जाती है तो हो सकता है आम आदमी पार्टी को ये कहने के लिए मिल जाए कि देखिए हमारे एक मंत्री ईमानदार निकले, जमानत मिल गई। तो आम आदमी पार्टी के लिए कितना हो सकता है, यहाँ पर कितनी बड़ी राहत हो सकती है अगर जमानत मिल जाती है तो?
देखिए बिल्कुल राहत बड़ी होगी, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है सत्येंद्र जैन जेल के अंदर हैं और बीच में उनकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। तो ऐसे में अगर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को अगर जमानत मिलती है और साथ ही साथ उनके जो पत्नी है पूनम जैन उनको जमानत मिलती है तो आम आदमी ठीक है। पार्टी के चलिए लिए नमित, आप राहत की नजर खबर- बनाए रखिएगा। 11 बजे सुबह सुनवाई होनी है इस पूरे मामले पर। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।